फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है बंगाल के सुंदरबन जंगल से, जहां डीएसपी घोष अपनी पूरी टीम को साथ लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दूसरी पुलिस टीम को जंगल के अंदर एंटी पोचिंग स्क्वाड के एक ऑफिसर की डेड बॉडी मिली है। दरअसल दोस्तों, एंटी पोचिंग स्क्वाड को जंगल में जानवरों की रक्षा के लिए और उनके इलीगल हंटिंग को रोकने के लिए ही तैनात किया जाता है। जब घोष वहां पर पहुंचता है तो एक पुलिस वाला उनको बताता है कि सर, इस ऑफिसर का नाम है सरकार। पहले इसको जान से मारा गया और फिर इसको जंगल में जानवरों के बीच में फेंक दिया गया, क्योंकि इस ऑफिसर के गले पर एक घाव था जिसमें हमें एक वुडन स्टिक मिली है। ये वुडन स्टिक जंगल में रहने वाली आदिवासी औरतें अपने बाल बांधने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तभी एक दूसरा पुलिस वाला घोष को बताता है कि सर, जब सरकार की मौत हुई तो इन्हीं आदिवासियों के गांव में से 2 लड़कियां गायब हो गई। हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि वो दोनों ही डांसर हैं और फिलहाल वो किसी प्रोग्राम में डांस करने के लिए मनाली गई है। ये पूरी बात जानने के बाद घोष भी मनाली के लिए रवाना हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मनाली में एक वेडिंग प्रोग्राम चल रहा था। वीडियोग्राफर टीम हर एक रिश्तेदार की अच्छे तरीके से वीडियो बना रही थी और जिस लड़की की यहाँ शादी होने वाली थी उसका नाम है तेजी और वो वीडियोग्राफी टीम की हेड सलोनी की बहुत अच्छी दोस्त भी है। तभी थोड़ी ही देर बाद तेजी सलोनी से आकर मिलती है और उसका हाल चाल पूछती है। सलोनी पूछती है कि दमन कहाँ पर है। दोस्तों, दमन उस लड़के का नाम है जिससे तेजी की शादी होने वाली है। फिर तेजी बताती है कि दमन दूसरे फंक्शन की तैयारी में लगा है, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद सलोनी अपने एक टीम पार्टनर ऋषि से मिलती है, लेकिन तभी वहाँ पर लकी नाम का एक आदमी आता है और ऋषि को कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, रिंकू भैया ने बुलाया है। रिंकू भैया का नाम सुनकर ऋषि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता था। फिर सलोनी ऋषि को बताती है कि रिंकू दमन का भाई है, तुम जाओ उनसे जाकर मिलो, शायद रिंकू हमें किसी दूसरे फंक्शन से जुड़ी कोई जानकारी देना चाहता है। फिर ऋषि बाहर जाकर रिंकू से मिलता है। उस समय उसके आसपास नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था और जो लड़कियां यहाँ पर नाच रही थी ये वही लड़कियां हैं जो सुंदरबन से यहाँ पर आई हैं। फिर रिंकू ऋषि को कहता है कि तुम इस प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग करो और ध्यान रहे अच्छे से रिकॉर्ड करना। फिर रिंकू के कहने पर ऋषि अपने कैमरे को ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसके कैमरे की SD कार्ड मेमोरी फुल हो जाती है। फिर वो जल्दी से अपने दूसरे SD कार्ड को लगाकर फिर से वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तभी उसकी मुलाकात दमन से हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसका बाकी का परिवार किसी गैंगस्टर से कम नहीं था। नाच गाने के बीच वहाँ पर मौजूद सभी लोग हवा में गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद दमन के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनका नाम सुरेंद्र है, और वो नशे की हालत में स्टेज पर चढ़कर उन दोनों लड़कियों से बदतमीजी करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम दीपिका था वो सुरेंद्र को धक्का दे देती है। फिर गुस्से में आकर सुरेंद्र अपनी गन से दीपिका को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो जाते हैं। उस समय दमन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर रिंकू दमन को कहता है कि भैया, आप पापा को लेकर यहाँ से चले जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उन लोगों के जाने के बाद रिंकू लकी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, शायद ये लड़की बच जाएगी। फिर स्टेज पर बैठी दूसरी लड़की जिसका नाम कोयल था वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि दीपिका उसकी बहन थी, लेकिन रिंकू को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कोयल को कहता है कि तू चिंता मत कर, हम तेरी बहन को बचा लेंगे, माहौल खराब ना हो इसलिए फिर से नाचना शुरू कर। कोयल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो नाचना शुरू कर देती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ये लोग उसको भी गोली ना मार दे। फिर प्रोग्राम खत्म होते ही रिंकू दीपिका को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में भेज देता है। तभी ऋषि भी सलोनी के पास जाकर उसको पूरी कहानी बताता है। सलोनी कहती है कि हमें इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम जानते हो कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम अपना काम खत्म करके चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ऋषि उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि सलोनी, मेरी आंखों के सामने एक लड़की को गोली मार दी गई और इन लोगों ने उस लड़की को अभी अभी हॉस्पिटल भी भेजा है, हमें नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होगा, हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। फिर सलोनी उसको दोबारा से समझाती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब लोगों की जान खतरे में आ सकती है और जरूरी नहीं कि वो लड़की मर गई हो, तुम बस उसके बारे में अच्छा सोचो, शायद वो जिंदा बच जाए। ये कहकर सलोनी इस मामले को यहीं पर दबा देती है। फिर ऋषि एक रूम के अंदर चला जाता है। तभी उसको याद आता है कि उसका कैमरा अभी भी ऑन है। जब वो अपने कैमरा की वीडियो चेक करता है तो उसको पता चलता है कि उसके कैमरे में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया है। अब ऋषि
जानता था कि रिंकू उसके पास जरूर आएगा, इसलिए वो अपने कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर उसकी सारी रिकॉर्डिंग लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन तभी रिंकू भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर डर की वजह से ऋषि अपने कार्ड को बालकनी से नीचे फेंक देता है और कैमरे में दूसरा SD कार्ड लगा देता है। दरवाजा खोलते ही रिंकू उससे पूछता है कि तुम अचानक से कहां गायब हो गए थे। फिर ऋषि अजीब अजीब से जवाब देने लगता है। रिंकू पूछता है कि क्या तुमने प्रोग्राम की पूरी वीडियो बनाई थी। ऋषि कहता है कि सर मेरा कार्ड फुल हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी वीडियो ही बना पाया। फिर जब रिंकू उसको कहता है कि मैं वो वीडियो देखना चाहता हूँ, तो ऋषि ने अपने कैमरे की वीडियो को चालू कर दिया जिसमें वो हादसा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। इसलिए रिंकू चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं दमन रिंकू से बात कर रहा था। वो कहता है कि अगर इस बारे में तेजी को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर रिंकू कहता है कि आप चिंता मत करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं और मेरे आदमी सब कुछ संभाल लेंगे, आप बस शादी पर ध्यान दो। फिर अगली सुबह ऋषि लकी के पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो लड़की जिंदा है, लेकिन लकी जवाब देता है कि हाँ, खुशकिस्मती से वो जिंदा बच गई। ये बात सुनकर ऋषि को राहत की सांस मिलती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो सिगरेट पीने के लिए रिसोर्ट के पीछे वाले जंगल की तरफ जाता है तो उसको पता चलता है कि रिसोर्ट में बने एक सीक्रेट रूम में कोयल और उसके साथ आए हुए आदमी जिसका नाम प्रफुल्ल है, रिंकू ने पिंजरे के अंदर बंद कर रखा है। लकी भी उसी कमरे में मौजूद था और वहाँ पर बहुत खतरनाक कुत्ते भी थे। फिर लकी उन दोनों को कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मैं इन कुत्तों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। फिर उसके बाहर जाते ही ऋषि कमरे के अंदर आ जाता है और जैसे ही पिंजरा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो वो कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। फिर डर की वजह से ऋषि वहां से भाग जाता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम तेजी, दमन और सलोनी को आपस में बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर रिंकू भी आ जाता है। फिर दमन कहता है कि रिंकू, सलोनी हमारे रिसोर्ट की वेबसाइट के लिए एक बढ़िया सा शूट करना चाहती है। दरअसल ये रिसोर्ट जिसके अंदर शादी का प्रोग्राम चल रहा था वो दमन की ही फैमिली का था। फिर सलोनी रिंकू को कहती है कि मैं आपके रिसोर्ट के लिए एक बढ़िया सी फिल्म शूट कर सकती हूँ जिसको आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं, और जब वो वीडियो लोगों तक पहुंचेगी तो आपकी प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ जाएंगे। फिर ज्यादा पैसे वाले लोग आपसे आकर कांटेक्ट करेंगे, इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। जब सलोनी ये बात कर ही रही थी तो तभी वहां पर उसकी एक टीम मेंबर आ जाती है। वो सलोनी को बताती है कि ऋषि कहीं गायब हो गया है और कुछ ही देर बाद अगला प्रोग्राम शुरू होने वाला है, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं। फिर सलोनी जल्दी से ऋषि को फोन करती है। फिर ऋषि डरता हुआ रिसोर्ट में आता है और सलोनी को बताता है कि दमन की फैमिली वालों ने मुझसे झूठ कहा। उन्होंने मुझे बताया था कि डांस करने वाली लड़की को सही सलामत उसकी बहन के साथ वापस उनके घर भेज दिया गया है, लेकिन उसकी बहन रिसोर्ट के पीछे वाले कमरे में एक पिंजरे के अंदर बंद है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, शायद वो लड़की मर गई होगी। ये बात सुनकर सलोनी कहती है कि तुम्हें इनके मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर कुछ दिक्कत हुई तो हम सब की जान खतरे में आ जाएगी। तुम जानते हो ना मुझ पर 30 लाख का कर्जा है और मैंने अभी अभी दमन की फैमिली से एक और डील की है जिसका हमें अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, इसलिए तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। और ये कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम घोष को देखते हैं जो मनाली पहुंच गया था। फिर वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर घोष सीनियर इंस्पेक्टर सुनील से मिलता है और कहता है कि मुझे 2 लड़कियों के बारे में पता लगाना है। वो मनाली में किसी डांस प्रोग्राम में काम करने के लिए आई है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मनाली में होने वाले हर फंक्शन की जानकारी दें, खासकर उन शो की जो शादी वाले प्रोग्राम के लिए बुक किए जाते हैं। ये बात सुनकर सुनील कहता है कि आप डीएसपी हैं, इसलिए आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। हम आपको ऐसे ही किसी भी केस के लिए हमारे इलाके के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। फिर घोष जल्दी से मनाली के डीआईजी को कॉल करके उनको सारी बात बताता है। फिर कुछ ही देर के अंदर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन मिल जाती है। अगले सीन में हम ऋषि को देखते हैं जो रिसोर्ट के पीछे वाली जगह पर आकर उस मेमोरी कार्ड को ढूंढ रहा था जिसके अंदर मर्डर की रिकॉर्डिंग थी। फिर थोड़ी देर तक छानबीन करने के बाद आखिरकार ऋषि को अपना मेमोरी कार्ड मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पर शादी में आए 2 गेस्ट पहुंच जाते हैं। वो ऋषि को कहते हैं कि तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। फिर ऋषि उनको बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। फिर अपने कमरे में पहुंचकर वो एसडी कार्ड वाली रिकॉर्डिंग अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है जहां लकी उन दोनों गेस्ट से बात कर रहा था जो थोड़ी ही देर पहले ऋषि को रिसोर्ट के पीछे मिले थे। अब ऋषि समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। फिर वो जल्दी से वीडियो को ट्रांसफर करके रिसोर्ट से भाग जाता है। फिर जब लकी ऋषि के
कमरे में आता है तो वहाँ पर उसको सिर्फ ऋषि का लैपटॉप ही मिलता है। दूसरी तरफ सलोनी रिंकू से बात कर रही थी। वो रिंकू को कहती है कि सर हम आपको सबसे अच्छी वीडियो बना कर देंगे, बस हमारा प्राइस थोड़ा ज्यादा है। ये बात सुनकर रिंकू कहता है कि मैं आपको 4 वीडियो के 60 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और इतने सारे पैसे सुनकर सलोनी की टीम मेंबर को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो तो सिर्फ 30 से 40 लाख के कर्ज में थे। लेकिन अब सलोनी का लालच बढ़ जाता है और वो रिंकू को कहती है कि सर ये पैसे तो बहुत कम है, आप तेजी के रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे सकती हूँ, लेकिन आपको प्राइस थोड़ा बढ़ाना होगा। फिर इस बात पर रिंकू जवाब देता है कि आपसे पहले कुछ लोग और भी आए थे, वो 4 वीडियो का 1.5 करोड़ रुपया मांग रहे थे और मैंने उनको साफ साफ इनकार कर दिया। आप तेजी की दोस्त हो, इसलिए मैं आपको 4 वीडियो के 90 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर सलोनी खुश हो जाती है। इतने में वहाँ पर लकी भी आ जाता है और रिंकू को ऋषि के लैपटॉप में मर्डर वाली वीडियो भी दिखा देता है। फिर रिंकू सलोनी के पास आकर कहता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, मुझे ये बताइए कि आपकी टीम में काम करने वाला लड़का ऋषि कहाँ पर है। सलोनी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए रिंकू अपने आदमियों को मनाली के हर एक इलाके में ऋषि को ढूंढने के लिए भेज देता है। लेकिन ऋषि इस समय उसी हॉस्पिटल में था जहाँ पर कोयल की बहन दीपिका को एडमिट किया गया था। वहाँ पहुंचकर ऋषि कंपाउंडर से दीपिका के बारे में पूछने लगता है। फिर कंपाउंडर कहता है कि जिस लड़की के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो वो तो यहाँ मरी हुई ही आई थी। और ये बात सुनकर ऋषि के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो अभी तक यही सोच रहा था कि शायद दीपिका बच गई होगी। फिर जब वो हॉस्पिटल से जाने लगता है तो वहाँ पर लकी और उसके आदमी भी पहुँच जाते हैं और उनको देखकर ऋषि हॉस्पिटल से भाग जाता है। फिर वो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी भागदौड़ में ऋषि का फोन जमीन पर गिर जाता है और जब वो अपना फोन उठाता है तो उसको पता चलता है कि उसका फोन टूट चुका है। लेकिन अब उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए वो सीधा मनाली पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर ऋषि को पता चलता है कि रिंकू के लोग पहले से ही पुलिस स्टेशन के बाहर तैनात हैं। फिर ऋषि अपनी जान बचाने के लिए बस स्टैंड की तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ तेजी रिसोर्ट के चीफ से बात कर रही थी। तभी उसकी नजर वहाँ के मैनेजर पर पड़ती है, जिसके साथ एक और आदमी भी खड़ा था। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। फिर तेजी मैनेजर के पास आकर पूछती है कि आखिर तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो। दरअसल जो दूसरा आदमी था वो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, जिसने दीपिका को हॉस्पिटल पहुंचाया था। फिर ड्राइवर तेजी को कहता है कि मैडम कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई है। मैडम मैंने रिंकू भैया के कहने पर उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया था और इतनी रात में सर्विस देने के बाद भी मेरी नौकरी चली गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप रिंकू भैया से बात करके मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए। अब तेजी को भी दीपिका के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी मौत हो गई है। फिर बाकी की जानकारी लेने के लिए वो दमन से बात करने का फैसला करती है। उस समय दमन अपने पिता सुरेंद्र के साथ था और इस समय वो लोग एक जमीन खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। तभी दमन के पास तेजी का फोन आता है और वो उससे कल रात हुए हादसे के बारे में पूछने लगती है। फिर दमन तेजी को सच बताने की जगह ये कहता है कि तुम ड्राइवर की बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, वो बस एक छोटा सा हादसा था, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया। इतना कहकर दमन फोन काट देता है। फिर वो रिंकू को फोन लगाकर ड्राइवर के बारे में बताता है। रिंकू कहता है भैया आप चिंता मत करो, मुझे पहले ही ड्राइवर के बारे में पता चल गया था और मैंने अब उसको अच्छे से समझा दिया है, अब वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। अगले सीन में हम ऋषि को देखते हैं, जो बस स्टैंड पर पहुंचकर दिल्ली जाने वाली बस में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसका फोन टूट चुका है। उस बस स्टैंड पर मोबाइल रिपेयर करने वाली एक शॉप भी थी। फिर ऋषि वहां पर जाकर अपना फोन सही करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो वहीं पर पास में बने एक एसटीडी से मनाली पुलिस स्टेशन में फोन करता है और उनको कल रात हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता देता है। फोन काटते ही दुकानदार ऋषि को कहता है कि मैं आपके फोन को बस चालू कर सकता हूँ, क्योंकि इसको पूरी तरह सही करने में 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन ऋषि के पास इतना वक्त नहीं था। फिर वो अपना फोन लेकर दिल्ली जाने वाली बस की तरफ निकल पड़ता है। बस में पहुंचते ही वो देखता है कि लकी के लोग उसको ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए हैं। फिर खुद की जान बचाने के लिए ऋषि वहां से भागने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाकर वो दमन की कार के सामने आ जाता है। दमन उसको कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ रिसोर्ट चलो, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अब ऋषि के पास 2 रास्ते थे, या तो वो दमन के साथ चला जाए और खुद को थोड़ी देर के लिए बचा ले, या फिर उन गुंडों से पीछा छुड़वाने के लिए भागता रहे, जो कभी भी उसको पकड़कर मार सकते हैं। फिर ऋषि दमन के साथ जाने का फैसला करता है। उसने सोच लिया था कि रिसोर्ट पर पहुंचते ही वो मौका देखकर फिर से वहां से भाग जाएगा। उस समय रिसोर्ट पर सब लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। फिर रिंकू लकी को कहता है कि दमन भैया के सामने ऋषि को कोई भी कुछ नहीं कहेगा,
उस समय ऋषि वहाँ से भागने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी लकी उसके कमरे पर पहुंच जाता है और ऋषि को अपने साथ लेकर सीधा रिंकू के पास आ जाता है। फिर रिंकू ऋषि का फोन, SD कार्ड और लैपटॉप तोड़ने के बाद उसको कहता है कि तुमने बहुत गलत किया। तुम जिस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे वो एक मामूली सी लड़की थी जिसकी इस दुनिया में ना तो कोई इज्जत है और ना ही कोई जान पहचान। अगर वो मर भी जाएगी तो उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए था। फिर ये बात सुनकर ऋषि रोने लगता है। दूसरी तरफ घोष को भी इस बात की खबर मिलती है कि किसी ने पुलिस स्टेशन में फोन करके एक मर्डर की रिपोर्ट लिखवाई है। फिर वो इस बारे में सुनील से पूछता है, लेकिन वो घोष को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि सुनील भी रिंकू के साथ ही मिला हुआ था। फिर घोष पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में खुद ही रिकॉर्ड्स को ढूंढने लगता है। तभी उसको ऋषि की कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है और फिर वो जल्दी से सभी को अपने साथ लेकर रिंकू के घर के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में जाते वक्त सुनील रिंकू को फोन करके कहता है कि आप थोड़ा सावधान रहना, DSP घोष मर्डर वाले सिलसिले में पूछताछ करने के लिए रिसोर्ट ही आ रहे हैं। और ये खबर मिलते ही रिंकू के होश उड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं रिंकू गुस्से में लकी के पास जाता है और कहता है कि ऋषि की वजह से पुलिस वाले अब यहाँ तक भी आ पहुंचे हैं, तो जल्दी से ऋषि, डांसर और उसके साथ आए आदमी को रिसोर्ट के बाहर लेकर जा और खत्म कर दे। फिर लकी उन सबको बाहर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ सलोनी अपनी माँ से बात कर रही थी। उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, जिस आदमी ने तुमसे 30 लाख रुपए उधार लिए थे उसका बार बार मेरे पास फोन आ रहा है, कुछ भी हो जाए तो दिल्ली वापस मत आना। लेकिन सलोनी कहती है कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही सब कुछ सही कर दूंगी। अगले सीन में हम घोष को देखते हैं जो पूरी पुलिस टीम के साथ रिसोर्ट पहुंच गया था। तभी लकी भी उसको देख लेता है और सभी को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। रिसोर्ट में आने के बाद घोष अपनी टीम को कहता है कि यहाँ का गेट बंद कर दो, ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई अंदर आएगा। और इतना कहकर वो रिंकू के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ लकी पुलिस वालों के पास आकर कहता है कि क्या मैं अपनी दवाई लेने के लिए बाहर जा सकता हूँ, लेकिन पुलिस वाले उसको साफ साफ मना कर देते हैं। इसलिए लकी सभी को बाहर ले जाने में नाकामयाब हो जाता है। फिर वो रिंकू के पास फोन करता है कि भैया पुलिस वाले मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, लेकिन रिंकू कहता है कि जब तक पुलिस यहाँ पर है वो तीनों उनके सामने नहीं आने चाहिए, ये तुम्हारी टेंशन है, बस तुम एकदम सावधान रहना। तभी पुलिस वालों को देखकर दमन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर जैसे ही वो उनसे बात करने के लिए जाने लगता है तो रिंकू कहता है कि भैया आप अंदर जाकर प्रोग्राम एंजॉय कीजिए, पुलिस वालों को मैं देख लूंगा। फिर घोष उसको कहता है कि आपके प्रोग्राम में एक वीडियोग्राफर टीम आई है, मुझे उस टीम के एक लड़के से बात करनी है क्योंकि उसका पुलिस स्टेशन में फोन आया था। रिंकू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी प्रोग्राम चल रहा है और सब लोग बिजी हैं। वैसे भी आप लोगों के पास कोई भी वारंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दूंगा। लेकिन घोष कहता है कि हमें आपका प्रोग्राम रोकना ही होगा क्योंकि मर्डर की रिपोर्ट है। अब आप जल्दी से अपने वीडियोग्राफर टीम को बुलाइए, मुझे उनसे पूछताछ करनी है। फिर रिंकू सलोनी की टीम के पास जाता है और उन सभी के फोन लेकर सलोनी को कहता है कि अपनी टीम को अच्छे से समझा देना कि ये लोग ऋषि के बारे में पुलिस के सामने कुछ भी ना बोले। अगर इन्होंने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो ऋषि जिंदा नहीं बचेगा। फिर सलोनी उसकी बात मान लेती है। फिर सलोनी अपनी पूरी टीम के साथ घोष के पास जाती है। घोष उनसे पूछता है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं। फिर सभी जवाब देते हैं कि हमारी 4 लोगों की टीम है। फिर घोष हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ आपकी टीम में 5 लोग हैं और 5वां मेंबर एक लड़का है। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ जो कुछ भी हुआ है आप मुझे सच सच बताइए, मैं आपको पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। ये बात सुनकर भी सलोनी की टीम अपना जवाब नहीं बदलती। फिर रिंकू घोष के पास आकर कहता है कि इन सभी को आगे का प्रोग्राम भी शूट करना है, इसलिए प्लीज आप इनको जाने दीजिए। जब आप यहाँ के लिए सर्च वारंट लेकर आएंगे तभी मैं आपको आगे की पूछताछ करने दूंगा। फिर घोष वहाँ से जाते जाते कॉल रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता है जो उसने पुलिस स्टेशन से रिस्टोर की थी, जिसमें ऋषि बता रहा था कि मैं और मेरी टीम मनाली के एक रिसोर्ट में शादी का वीडियो शूट करने आए थे और यहाँ एक लड़की का मर्डर हो गया। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर घोष उनको कहता है कि आपकी पूरी टीम में से इस लड़के की आवाज किसी से भी मैच नहीं करती। अगर आप मुझे सच बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही सर्च वारंट लेकर आ जाऊंगा। फिर सारी सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। और इतना कहकर घोष अपनी पूरी टीम को लेकर वहां से जाने लगता है।
लेकिन तभी रिंकू सुनील के पास फोन करता है और कहता है कि तू डीएसपी पर अच्छे से नजर रखना, वो जो कुछ भी करे मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। फोन करते ही रिंकू के पास दमन आ जाता है और पूछता है कि पुलिस वालों ने तुमसे क्या कहा। फिर रिंकू जवाब देता है कि तेजी के दोस्तों ने हमें पूरे तरीके से फंसा दिया है, अब आगे क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता। तभी हम देखते हैं कि सलोनी की टीम उससे सवाल करती है कि आखिर ऋषि गया कहाँ होगा और वो लोग किस लड़की के मर्डर की बात कर रहे थे। फिर सलोनी कहती है कि जिस दिन हम यहाँ पर आए थे उस दिन प्रोग्राम के बीच डांस करने वाली एक लड़की को गोली लग गई थी और ऋषि ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मैंने उसको कहा था कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, लेकिन उस पागल ने पुलिस को सारा सच बता दिया। अब उसकी वजह से हम सब की जान खतरे में आ गई है। अगर तुम लोग चाहते हो कि सब कुछ पहले की तरह सही हो जाए तो अपनी जुबान बंद रखना, हम अपना काम खत्म करते ही यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी तरफ रिंकू दमन को कहता है कि मैंने कुछ भी करके पुलिस को सर्च वारंट के लिए थोड़ी देर तक रोक लिया है, लेकिन जैसे ही डीएसपी सर्च वारंट लेकर आ जाएगा हम सब मुसीबत में पड़ने वाले हैं, इसलिए मुझे ऋषि, डांसर और उसके साथ आए दूसरे आदमी को ठिकाने लगाना होगा। ये बात सुनकर दमन कहता है कि तुम ऋषि को कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तेजी का दोस्त है। रिंकू कहता है कि उसकी वजह से मर्डर का इल्जाम हमारे पापा के ऊपर आ जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी लाशें बिछानी पड़े। लेकिन दमन यही बात दोहराए जा रहा था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, एक खून तो हो गया, अब हमें और खून नहीं करने। फिर रिंकू जवाब देता है कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो मुझे उन लोगों को मारना ही होगा। फिर इतना कहने के बाद रिंकू सुनील को फोन करता है और कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपने रिसोर्ट के बाहर से पुलिस को हटवाना है ताकि मैं उन तीनों को बाहर ले जा सकूं। फिर सुनील कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि घोष के सख्त ऑर्डर हैं और ऊपर से वो अभी भी पुलिस स्टेशन में बैठकर सर्च वारंट मिलने का इंतजार कर रहा है। ये बात सुनकर रिंकू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तभी घोष एक बार फिर से मनाली के डीआईजी को कॉल करता है और कहता है कि सर मुझे आज रात ही रिंकू के रिसोर्ट के लिए सर्च वारंट चाहिए, वहां पर हमें मर्डर केस से जुड़े कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। लेकिन इतने में डीआईजी के पास रिंकू का फोन आ जाता है। वो डीआईजी को कहता है कि कुछ भी हो जाए सुबह से पहले घोष को सर्च वारंट के ऑर्डर नहीं मिलने चाहिए। फिर फोन कटने के बाद डीआईजी घोष को कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको सुबह तक का इंतजार करना ही होगा। तभी रिंकू सलोनी को लेकर ऋषि के पास जाने लगता है ताकि सलोनी उसको समझा सके कि वो मर्डर की बात किसी को भी ना बताए और पुलिस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। फिर सलोनी कहती है सर मैं ऋषि को अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन आपको हमारी डील 90 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करनी होगी। फिर रिंकू इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन साथ में वो ये भी शर्त रखता है कि अगर ऋषि ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम सब के सब मारे जाओगे। फिर वो सलोनी को ऋषि के पास लेकर आता है और फिर वो सब लोग बात करने के लिए एक रूम में चले जाते हैं। फिर सलोनी ऋषि को कहती है कि तुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैंने रिंकू से बात कर ली है, अब हम सब की जान बच जाएगी और साथ ही मैंने अपनी डील के पैसे भी बढ़वा लिए। अब जल्दी से यहाँ पर अपना काम खत्म करके हम यहाँ से चले जाएंगे और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, बस तू पुलिस से कुछ मत कहना। वैसे भी जिस लड़की को बचाने के लिए तू लड़ रहा है उसका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। ये बात सुनकर ऋषि अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि वो सच से भागना नहीं चाहता था। फिर सलोनी उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तभी कुछ समय बाद घोष को भी सर्च वारंट मिल जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो क्या करता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं आज दमन की शादी थी। रिसोर्ट के बाहर सब लोग मजे से नाच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ घोष को सर्च वारंट मिल जाता है, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को लेकर रिसोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। तभी हम सलोनी को देखते हैं जो शादी के प्रोग्राम की शूटिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है। जब सलोनी फोन उठाती है तो उसकी माँ बताती है कि मनहोता अपने 30 लाख रुपए लेने के लिए आया है। इस समय मनहोता सलोनी की माँ के साथ ही बैठा हुआ था। वो सलोनी को कहता है कि तुम मेरे पैसे कब तक वापस करोगी, मुझे एक समय बताओ। फिर सलोनी जवाब देती है कि आप मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं आपको फिर से फोन करके सारी बात बताती हूँ। तभी हम रिंकू को देखते हैं जो सुनील से फोन पर बात कर रहा था। सुनील कहता है भैया हम आपको 15 मिनट नहीं दे सकते, आपके पास सिर्फ 3 से 4 मिनट होंगे और इतनी देर में आपको उन तीनों लोगों को रिसोर्ट से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि घोष को सर्च वारंट मिल गया है और वो किसी भी वक्त वहां पर पहुंचता ही होगा, आप सावधान रहना। और इतना कहकर सुनील फोन काट देता है। तभी वहां पर सलोनी भी आ जाती है। वो रिंकू को कहती है कि सर मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप हमारी डील का मुझे कुछ एडवांस दे सकते हैं। लेकिन रिंकू गुस्से में कहता है कि तुम्हें एडवांस की पड़ी है, यहाँ थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को
जान से मार डालूंगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रिंकू लकी को बताता है कि 9 बजे पुलिस वाले यहाँ पर पहुंच जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 3 से 4 मिनट ही है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके उन तीनों को यहाँ से बाहर ले जाना ही होगा, याद रहे कोई भी गड़बड़ ना हो। इतने में घोष भी अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ रिसोर्ट में पहुंच जाता है और वहां पर आकर वो शादी के प्रोग्राम को रोक देता है। ये सब देखने के बाद दमन का पिता सुरिंदर वहां पर हंगामा शुरू कर देता है और यही नहीं, गुस्से में आकर वो घोष को गोली मारने की धमकी भी देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसके रिश्तेदारों में से एक कंठपाल नाम का आदमी घोष को कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन घोष कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारी कहाँ तक पहुँच है, इसलिए तुम शांत ही रहो, मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं। फिर दमन जल्दी से घोष के पास आता है और कहता है कि सर, आप जो काम करने के लिए आए हैं जल्दी से करिए और निकलिए यहाँ से, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। फिर घोष अपनी पूरी टीम के साथ रिसोर्ट के अंदर आकर वहां की छानबीन शुरू कर देता है। तभी हम लकी को देखते हैं, वो सही मौके पर रिसोर्ट के पीछे वाले गेट से भागने का इंतजार कर रहा था। इतने में शोर सुनकर तेजी भी नीचे आ जाती है और दमन से पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तुम्हारे परिवार की वजह से पुलिस वाले बार बार रिसोर्ट में क्यों आ रहे हैं। फिर दमन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये पुलिस वाले बस हमारी शादी में विघ्न डाल के थोड़े से पैसे ऐंठना चाहते हैं। फिर तेजी उसकी बात को नजरअंदाज करके सीधा घोष के पास जाती है और कहती है, सर, आखिर आप लोगों को दिक्कत क्या है, आप क्यों बार बार हमारी शादी में डिस्टरबेंस कर रहे हैं। फिर घोष कहता है कि मैडम, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर 2 लड़कियां डांस करने के लिए आई थी जो कि एंटी पोचिंग स्क्वाड के एक ऑफिसर के मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट है, मुझे उनको ढूंढना ही होगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला है कि उनमें से एक लड़की का मर्डर हो गया, वो भी इसी रिसोर्ट के अंदर, और दूसरी लड़की की जान भी खतरे में है। अब वो किस हालत में है और उसको कौन मारना चाहता है, मैं इन सभी सवालों के ही जवाब चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। और इतना कहकर घोष रिसोर्ट के अंदर फिर से छानबीन शुरू कर देता है। ये बात सुनकर तेजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो दमन पर भरोसा करती थी, लेकिन उसने तेजी से ये सारी बातें छुपाई, इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी घोष भी छानबीन करते वक्त रिसोर्ट की बैक साइड पहुंच जाता है और वहां पर उसको वही कमरा दिखाई देता है जिसमें रिंकू ने सभी को छुपा रखा था। अब घोष धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी लकी भी उसको देख लेता है। फिर वो अपने आदमी के साथ उन तीनों को लेकर कमरे के पीछे वाले गेट से बाहर निकल जाता है। जब घोष वहां पर पहुंचता है तो उसको वहां पर कुत्तों के अलावा कोई भी नहीं दिखता। फिर रिंकू उसको कहता है कि सर, अगर आपकी छानबीन खत्म हो गई हो तो आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपकी वजह से हमारी शादी का प्रोग्राम खराब हो रहा है। अब तक घोष को वहां पर कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए वो रिसोर्ट से जाने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त सुनील से मिलते हुए कुछ पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी से हट जाते हैं। फिर लकी इसी बात का फायदा उठाकर उन्हीं की कार लेकर रिसोर्ट से बाहर चला जाता है। घोष के जाने के बाद सलोनी फिर से रिंकू के पास आती है और कहती है कि सर, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। अगर आप मुझे एडवांस दे देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। फिर रिंकू उसको पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो इसके बदले में अपनी हवस मिटाना चाहता था। फिर वो सलोनी के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब सलोनी के पास भी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी राजी हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो मनहोता को कॉल करके कहती है कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको कल सुबह तक सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। दूसरी तरफ लकी भी उन तीनों को जंगल के रास्ते से ले जा रहा था, लेकिन तभी एक और कार आकर उस कार को टक्कर मारना शुरू कर देती है, जिसके कारण लकी की कार रोड के साइड में जाकर पलट जाती है। दरअसल जिस आदमी ने उनकी कार को टक्कर मारी थी वो कंडपाल के लिए काम करता है, वही आदमी जिसकी पार्टी में घोष के साथ बहस हुई थी। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तभी हम दमन और तेजी को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे से मर्डर वाली बात पर झगड़ा कर रहे थे। तेजी उससे बार बार बस एक ही सवाल पूछे जा रही थी कि क्या इस रिसोर्ट में किसी लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन दमन इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। फिर तेजी उसको कहती है कि तुम अपने परिवार वालों के हाथ की कठपुतली हो, अगर तुम ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तुम एक बार फैसला कर लो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे हमेशा सच बोलना होगा। दूसरी तरफ वो आदमी जिसने लकी की कार को टक्कर मारी थी
वो ऋषि, कोयल और प्रफुल्ल को अपनी कार में बिठाकर वहां से निकल जाता है। तभी कंडपाल घोष के पास फोन करता है और कहता है कि सर, आपको जिन लोगों की तलाश थी वो मेरे पास है। फिर घोष कहता है कि तुम उन लोगों के बदले मुझसे क्या चाहते हो। फिर कंडपाल कहता है कि सर, रिंकू के बिजनेस की वजह से मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर ऐसा केस ठोको कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। फिर घोष इस डील के लिए मान जाता है। तभी हम ऋषि को देखते हैं जो कि कार चला रहा था। इस समय कंडपाल का आदमी कोयल के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा था और वो उससे बदतमीजी करने लगता है, लेकिन मौका देखते ही कोयल अपनी रस्सी खोलकर उसकी गर्दन पर वार कर देती है और फिर उसको लात मारकर कार से बाहर फेंक देती है। इसी हाथापाई के बीच ऋषि भी कार से अपना कंट्रोल खो बैठता है और उनकी कार पेड़ से टकरा जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम ऋषि, कोयल और प्रफुल्ल को देखते हैं जो कि तीनों ही बच गए थे। वहीं दूसरी तरफ लकी भी कार एक्सीडेंट में बच गया था। फिर वो अपने साथी लवली को लेकर एक शांत जगह पर आ जाता है क्योंकि कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर वो जल्दी से रिंकू को फोन मिलाता है और उसको सारी बात बताता है। रिंकू कहता है कि आखिर वो आदमी था कौन जो उन तीनों को भगा कर ले गया। फिर लकी कहता है भैया मैं नहीं जानता, लेकिन लवली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप जल्दी से यहाँ पर कार भेज दीजिए ताकि मैं उसको हॉस्पिटल ले जा सकूं। लेकिन रिंकू ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम लवली को मार दो क्योंकि ये भी हमारे लिए खतरा बन सकता है। ये बात सुनकर लकी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसको रिंकू की बात माननी ही पड़ेगी। फिर लकी अपनी गन निकालकर लवली को शूट कर देता है। फोन काटने के बाद रिंकू सलोनी को कहता है कि तुम्हारे दोस्त ऋषि की वजह से मेरा एक साथी मारा गया, अब तुम पैसों के बारे में तो भूल ही जाओ। तभी तेजी सलोनी से बात करने के लिए उसको अपने रूम में बुलाती है और कहती है कि मैं दमन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी फैमिली वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि अब मैं शादी करूं या ना करूं। फिर सलोनी पूछती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो भी हमें पैसे तो मिलेंगे ना, क्योंकि मेरी टीम 3 दिन से यहाँ पर लगातार काम कर रही है। ये बात सुनकर तेजी कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद पैसे भिजवा दूंगी। फिर सलोनी कहती है नहीं, मुझे पैसे अभी चाहिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। फिर इस बात को लेकर उन दोनों में भी बहस हो जाती है। फिर गुस्से में सलोनी के मुंह से मर्डर वाली बात बाहर आ जाती है और ये बात सुनकर तेजी पूछती है कि तुम मर्डर के बारे में क्या जानती हो। सलोनी बताती है कि 2 दिन पहले यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में दमन के पिता ने डांस करने वाली एक लड़की को गोली मार दी। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि हर किसी को रिंकू से डर लगता है। फिर ये सारी बात बताकर सलोनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रिंकू ऋषि को पकड़ने के लिए एक प्लान बना रहा था। फिर वो पुलिस स्टेशन से एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है और उसको ऋषि का आधार कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हें इसका स्केच बनाना होगा, इसलिए जल्दी से पुलिस स्टेशन जाओ और स्केच के पोस्टर बनाकर मनाली की हर एक गली में लगवा दो। फिर ऑफिसर के जाते ही रिंकू के पास उसके एक खास आदमी दयाल का फोन आता है और वो रिंकू को बताता है कि जिस आदमी ने आपके 3 लोगों को किडनैप किया था वो कंडपाल का आदमी है, लेकिन उसको भी किसी ने मार दिया है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से वो तीनों ही लोग जंगल की तरफ भाग गए हैं। ये बात सुनकर रिंकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ऋषि, कोयल और प्रफुल्ल तीनों ही जंगल में थे। कोयल को इस जंगल के रास्तों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी और अपनी इसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए वो लोग जंगल के अंदर ही भाग रहे थे। दूसरी तरफ कंडपाल घोष के साथ अपने आदमी की डेड बॉडी के पास पहुंचता है। घोष जब डेड बॉडी को चेक करता है तो वो समझ जाता है कि इस आदमी को कोयल नहीं मारा होगा, क्योंकि वो जानता था कि सुंदरबन में रहने वाले आदिवासी लोग किस तरीके से हमला करते हैं। तभी कंडपाल फॉरेस्ट ऑफिसर नेगी को बुलाता है और घोष को कहता है कि ये उन तीनों को ढूंढने में आपकी हेल्प करेगा। फिर नेगी बताता है कि सर, हमें देवी हिल की तरफ जाने वाले रास्ते पर पैरों के निशान दिखाई दिए हैं, जरूर वो लोग उसी तरफ गए होंगे और ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। फिर कंडपाल कहता है कि हमें जल्दी ही उन्हें पकड़ना होगा क्योंकि रिंकू ने भी उनको पकड़ने के लिए अपने आदमी भेज दिए होंगे। ये सारी बात सुनने के बाद घोष कहता है कि मैं भी आपकी फॉरेस्ट टीम के साथ जाऊंगा, लेकिन नेगी कहता है कि सर, आपको हमारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिसर्स बहुत ही ट्रेंड ऑफिसर हैं, वो उन तीनों लोगों को इजीली पकड़ लेंगे। घोष कहता है कि जिनको पकड़ने की आप सोच रहे हो वो जंगल को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्हें पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा।
फिर नेगी और घोष एक साथ मिलकर उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उनको कोई भी नहीं मिलता, इसलिए नेगी एक प्लान बनाता है। वो घोष को कहता है कि सर, हमें अपने आदमियों को 3 टीमों में बांटना होगा। एक टीम के साथ आप वहां जाकर खड़े हो जाओ जहां पर हम उनको पकड़ने वाले हैं। दूसरी टीम लगातार हवा में गोलियां चलाएगी ताकि उनको ऐसा लगे कि हम उन पर हमला कर रहे हैं, और बची हुई तीसरी टीम लगातार उनका पीछा करती रहेगी ताकि वो भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाए जहां हम उनको पकड़ेंगे। घोष को भी नेगी का प्लान सही लगता है, इसलिए वो इस प्लान के हिसाब से काम करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ दमन की पूरी फैमिली एक रूम में बैठी हुई थी जिनमें शादी को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा था। दमन कहता है कि आप लोगों की वजह से मेरी शादी लगभग टूट चुकी है। तेजी आज शादी करने से मना कर रही है। हो सकता है कि वो मुझसे शादी ना करने का पूरा फैसला कर ले। मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे कोई भी हंगामा नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग हमेशा ही लड़ाई झगड़े में पड़ते रहते हो। ये बात सुनकर रिंकू कहता है कि भैया आप चिंता मत करो, अगर आप शादी करना चाहते हो तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो शादी के लिए मना कर दे। फिर वो सभी को लवली के मरने की खबर देता है और ये खबर सुनकर सुरिंदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो रिंकू को कहता है कि बेटा, जिसने भी लवली को मारा है तुम्हें उसको ढूंढना ही होगा, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फिर दमन कहता है कि आप लोग फिर से लड़ाई के बारे में सोचने लग गए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के रहते मेरी कभी शादी होगी। और इतना कहकर वो गुस्से में कमरे से चला जाता है। तभी उसके पास तेजी का फोन आता है और वो दमन को कहती है कि मैंने तुमसे गुस्से में जो कुछ भी कहा था इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। फिलहाल मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही और अब मैं इस होटल से बाहर निकलकर किसी शांत जगह पर जाना चाहती हूँ। तुम मैनेजर से बात करके मेरे लिए एक कार का इंतजाम करवा दो। दमन कहता है तुम्हें जहाँ पर जाना है जा सकती हो, बस मैनेजर को बोल देना, वो मुझसे बात कर लेगा और तुम्हारे लिए कार का भी इंतजाम करवा देगा। फिर तेजी मैनेजर के पास जाकर अपना फोन म्यूट कर देती है और फिर उसको कहती है कि मुझे एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर दे दो, क्योंकि दमन को उससे कुछ जरूरी काम है। लेकिन मैनेजर नंबर देने से हिचकिचाने लगता है। तभी तेजी अपने फोन को अनम्यूट करके दमन को कहती है कि तुम मैनेजर से बात कर लो। अब दमन को नहीं पता था कि तेजी ने मैनेजर से क्या बात की है, इसलिए वो मैनेजर को कह देता है कि तेजी जो भी चाहती है उसको दे दो। फिर मैनेजर जल्दी से अपनी डायरी खोलकर तेजी को ड्राइवर का नंबर दे देता है। दूसरी तरफ ऋषि, कोयल और प्रफुल्ल जंगल में तेजी से भाग रहे थे। इस समय नेगी की एक टीम उनका पीछा कर रही थी, दूसरी टीम हवा में गोलियां चला रही थी और बची हुई टीम घोष के साथ उनके आने का इंतजार कर रही थी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद कोयल ये बात समझ जाती है कि कोई उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर वो ऋषि को कहती है कि हमें वापस जाना होगा, ये लोग हमें पकड़ने के लिए एक अलग तरीका अपना रहे हैं। लेकिन ऋषि कहता है कि अगर हम वापस जाएंगे तो वो लोग हमें इजीली पकड़ लेंगे। कोयल कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पीछे बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम उनसे आसानी से बचकर भाग सकते हैं। घोष वाली टीम उन लोगों के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो लोग उस जगह पर पहुंचते ही नहीं, इसलिए दूसरी टीम उनको ढूंढना शुरू कर देती है। तभी कोयल अपने जंगल वाले स्टाइल में 2 ऑफिसर को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ घोष नेगी को कहता है कि आपका प्लान फेल हो गया है और मुझे लगता है कि अब वो लोग हमारे हाथ कभी नहीं आएंगे। तभी ऋषि कोयल को कहता है कि प्लीज मुझे मेरे एक दोस्त से बात कर लेने दो, वो न्यूज चैनल में है, अगर हम यहाँ से लाइव हो जाएं तो शायद हमारी जान बच सकती है। लेकिन प्रफुल्ल इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है और कोयल को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी कोयल प्रफुल्ल को कहती है कि जिन लोगों ने मेरी बहन को मारा है मैं उनसे अपना बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ तेजी एक सुनसान जगह पर जाकर एम्बुलेंस ड्राइवर से मिलती है। फिर ड्राइवर उसको सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन उनसे थोड़ी ही दूरी पर सुरिंदर का एक आदमी भी खड़ा हुआ था और वो उनको बातें करते हुए देख लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं घोष अभी भी नेगी के साथ मिलकर उन तीनों को ही ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वहां पर रिंकू का आदमी दयाल पहुंच जाता है। दरअसल दयाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। वो नेगी को कहता है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना सर्च ऑपरेशन शुरू कैसे किया और अब तक तुमने जो कुछ भी जंगल में किया है मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। फिर दयाल घोष को कहता है कि सर आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी टीम उन तीनों को खुद ढूंढ लेगी और उनके मिलते ही हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। फिर घोष उससे पूछता है कि क्या आपको कुछ पता चला कि ये काम किसने किया होगा। दयाल कहता है कि सर अभी हम जांच कर रहे हैं और इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मेरे हिसाब से शायद उसी लड़के ने सबको मारा होगा। फिर ये बात सुनकर घोष दयाल से पूछता है कि आप किस लड़के की बात कर रहे हैं, मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए। अब लड़के की बात कर दयाल फंस गया था
लेकिन अब उसको घोष को कुछ तो बताना ही होगा, इसलिए वो अपनी बातें घुमाने लगता है और कहता है कि जिस लड़के ने लवली को और कंडपाल के आदमी को मारा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हमारे पास उसका स्केच है। फिर घोष पूछता है कि आपको स्केच कहाँ से मिला? जरूर किसी ने उस लड़के को देखा होगा, मुझे उसका नाम बताइए। फिर वो घबराहट में लकी का नाम ले लेता है और कहता है कि जब लकी पर हमला हुआ तब लकी वहाँ पर मौजूद था, उसने हमला करने वाले लड़के को देखा था। फिर घोष हंसते हुए कहता है कि कमाल की बात है, जंगल में 3 लोगों को ढूंढा जा रहा है और लकी ने आपको सिर्फ एक ही आदमी के बारे में बताया। लगता है आपने उससे ठीक से पूछताछ नहीं करी। अब मैं खुद जाकर उससे पूछताछ करूंगा और आप लोग भी जंगल में सावधान रहना, क्योंकि जिन लोगों को आप ढूंढ रहे हो वो बहुत ही खतरनाक हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि मुझे वो लोग जिंदा चाहिए। अगर वो मारे गए तो आप जानते हैं आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर इतना कहकर घोष वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं दयाल रिंकू के पास फोन करता है और कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, मैं उस डीएसपी के साथ साथ बाकी के लोगों को भी संभाल लूंगा। और बात रही उन तीनों को पकड़ने की, तो वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। फिर फोन काटने के बाद रिंकू लकी को कहता है कि घोष तुमसे पूछताछ करने के लिए यहीं पर आ रहा है, इसलिए तू मनाली छोड़कर कहीं और चला जा और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू गायब है। दूसरी तरफ घोष अपने सीनियर अभिजीत से बात कर रहा था। अभिजीत पूछता है कि तुम्हारे केस की क्या रिपोर्ट है। फिर घोष बताता है कि सर मनाली की पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट है, ये लोग मेरी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहते। मैंने उस लड़की की लोकेशन भी पता लगा ली थी, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे मेरा काम नहीं करने दे रहे। अभिजीत कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं डिपार्टमेंट से बात करके कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। दूसरी तरफ लकी बस में बैठने के बाद रिंकू को फोन करता है और कहता है कि भैया मैं शहर से निकल रहा हूँ। फिर रिंकू गुस्से में जवाब देता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपनी सिम तोड़ देना, लेकिन तूने अभी तक ये काम नहीं किया। अगर घोष ने तेरा फोन ट्रैक कर लिया तो हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। तू जल्दी से इस सिम को तोड़कर दूसरी सिम का इस्तेमाल कर और याद रहे कोई भी गड़बड़ मत करना। फिर जब रिंकू अपने कमरे में जाने लगता है तो वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और साथ में सुरेंद्र का आदमी भी था। फिर वो रिंकू को बता देता है कि मर्डर के बारे में तेजी सबसे पूछताछ कर रही है, लेकिन रिंकू अपनी माँ को कहता है कि आप जाकर शादी की तैयारी कीजिए, किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले सीन में हम ऋषि को देखते हैं जिसको जंगल में नेटवर्क मिल गया था, इसलिए वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास फोन करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके होटल से भाग जाओ, वरना मेरी तरह तुम सब की जान भी खतरे में आ जाएगी। ये बात सुनकर सलोनी कहती है कि हम सब भागने के बारे में ही सोच रहे थे, बस तू हमें अपनी लोकेशन बता दे, फिर हम जल्दी से तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऋषि कहता है कि मेरे पास इन सब बातों को समझाने का कोई वक्त नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। फिर जब सब लोग वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं तो सलोनी कहती है कि ये काम बहुत ही रिस्की है। रिंकू के सभी आदमी हर जगह पर पहरा दे रहे हैं और वो हमें इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। जब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर रिंकू का एक आदमी आता है और सलोनी को कहता है कि आपकी पूरी टीम को रिंकू भैया ने नीचे बुलाया है। फिर वो सभी जल्दी से रिंकू से मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर रिंकू कहता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है, अब मुझे आप लोगों को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा, इसलिए आप सभी जल्दी से अपना बैग पैक कर लो। फिर वो सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी रिंकू सलोनी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर शाम तक सब कुछ सही हो गया तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। दूसरी तरफ लकी जब बस में बैठकर वहां से जा रहा था तो घोष उसको पकड़ लेता है। फिर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद लकी घोष को बताता है कि लवली के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी ने हमला किया था। ये बात सुनकर घोष कहता है कि उस आदमी के पास कोई हथियार नहीं था और वो अकेला ही तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट सकता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन लकी तो अपनी बात पर अड़ा रहता है। फिर घोष पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है और लकी को कहता है कि इन सब का चेहरा अच्छे से देख लो, जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तब मैं तुमसे इन सब में से किसी एक का हुलिया पूछूंगा और फिर तुम्हारे बगल में बैठा ऑफिसर उसका स्केच बनाएगा। फिर लकी ऑफिसर के साथ मिलकर स्केच बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पाते, इसलिए उनका स्केच भी नहीं बन पाता। फिर घोष ऋषि का स्केच उठाकर उस ऑफिसर से पूछता है कि तुमने इस लड़के का स्केच कैसे बना दिया, जबकि तुम किसी दूसरे ऑफिसर का चेहरा नहीं बना पा रहे। मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुमने किसके कहने पर इस लड़के का स्केच बनाया और कैसे। लेकिन ऑफिसर और लकी दोनों ही चुप रहते हैं, घोष की बात का कोई भी जवाब नहीं देते। अगले सीन में हम दमन की माँ को देखते हैं। वो सुरेंद्र के पास आकर उसको कहती है कि तेजी मर्डर के बारे में पूछताछ कर रही है, अब आपको कुछ तो करना होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि
आप ये शादी ही तोड़ दो। फिर सुरिंदर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, रिंकू सब कुछ संभाल लेगा, और वैसे भी हम आखिरी मौके पर शादी नहीं तोड़ सकते, इससे हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तभी दमन तेजी से मिलने के लिए जाता है। तेजी उससे सीधा ही सवाल करती है कि तुम्हें पता था कि तुम्हारे पापा ने डांसर को गोली मारी है, फिर तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये बात सुनकर दमन के होश उड़ जाते हैं। फिर वो उसको सारा सच बताने लगता है और कहता है कि मैं सब कुछ जानता था लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अगर मैं पुलिस को कुछ बता देता तो मेरे पापा जेल में पहुंच जाते और इससे हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। देखो, हम दोनों ही जानते हैं अगर हमने पुलिस को कुछ भी बताया तो बहुत लोगों की जान जा सकती है, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम दोनों शांत रहें। तुम्हारा शादी को लेकर जो भी फैसला है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। फिर तेजी रोते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हारा परिवार इस लायक नहीं है कि मैं उनको अपना सकूं, इसलिए हम दोनों ये शादी नहीं कर सकते। अगले सीन में हम देखते हैं सुरिंदर रिंकू से फोन पर बात कर रहा था और उसको तेजी के बारे में बता रहा था। फिर रिंकू कहता है, पापा आप चिंता मत कीजिए, मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है, ये शादी तो होकर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना कहकर रिंकू फोन काट देता है। तभी वहां पर दमन भी आ जाता है और वो रिंकू को कहता है कि तुम मेरी शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दो और बाहर जितने भी रिश्तेदार हैं हम उन सब से माफी मांग लेंगे। फिर रिंकू कहता है ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। दूसरी तरफ तेजी भी अपने परिवार वालों को कह देती है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, दमन के पापा ने मर्डर किया है और ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, मैं ऐसे खानदान में शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम परिवार वालों को मत देखो, दमन बहुत ही अच्छा लड़का है, उससे शादी करके तुम जिंदगी भर खुश रहोगी। ये बात सुनकर तेजी हैरान हो जाती है और अपने पापा से पूछती है कि आप मुझे बार बार शादी करने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो, क्या आपको उनसे डर लगता है? लेकिन उसके पापा कोई भी जवाब नहीं देते। तभी वहाँ पर रिंकू भी आ जाता है और कहता है कि आप लोग शादी के लिए तैयार रहना, आज शाम को एक छोटी सी पार्टी है और कल सुबह शादी होगी। ये बात सुनकर तेजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने उस मासूम लड़की का मर्डर किया है, तुम्हें तो मेरा शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक ये बात पुलिस को नहीं बताई। अगर मैं पुलिस को रिपोर्ट कर देती तो तुम्हारा पूरा खानदान जेल में चक्की पीस रहा होता, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वैसे भी दमन और मैंने फैसला कर लिया है कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, लेकिन रिंकू कहता है कि शादी तो होकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। फिर वो तेजी के पापा के पास आकर कहता है कि लगता है आपने अपनी बेटी को ठीक से समझाया नहीं है, हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है और आपकी बेटी उस रिश्ते को बर्बाद करना चाहती है। फिर ये बात सुनकर तेजी रिंकू को कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर रिंकू बताता है कि तुम्हारे पापा एयरफोर्स डिफेंस डिपार्टमेंट के हेड मेरे पापा की वजह से ही बने थे, और यही नहीं, कुछ साल पहले तुम्हारे पापा जिस स्कैम में फंसे थे वहां से भी उनको बचाने में मेरे पापा ने ही हेल्प की थी। उस समय तुम्हें हमारी जरूरत थी और अब हमें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए सब लोग शाम को तैयार होकर पार्टी में आ जाना क्योंकि ये शादी होकर रहेगी। और इतना कहकर रिंकू कमरे से बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम दयाल को देखते हैं जो उन तीनों को ढूंढता हुआ नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर उसको वो तीनों मिल भी जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सभी नदी के दूसरी साइड पर थे। फिर कोयल ऋषि को कहती है कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे और कल सुबह होते ही हम अपने आगे का रास्ता तय करेंगे। तभी दयाल अपनी टीम को कांटेक्ट करके कहता है कि जो लोग भी नदी के दूसरे साइड पर ड्यूटी दे रहे हैं वो अपनी पोजीशन पर आ जाओ और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करना, सही वक्त आने पर हम उन तीनों को मार डालेंगे। और इतना कहकर दयाल अपनी टीम के साथ उन तीनों का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद जंगल में चलते चलते ऋषि के फोन पर फिर से नेटवर्क आ जाता है और फिर वो अपने न्यूज चैनल वाले दोस्त शाश्वत को फोन करता है, लेकिन वो ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी था और ऊपर से ऋषि ने अननोन नंबर से फोन किया था, इसलिए शाश्वत उसका फोन उठाता ही नहीं। फिर ऋषि उसको मैसेज करता है कि मैं ऋषि हूँ और जब भी तुमको टाइम मिले तो तुम मुझे फोन करना। अब ऋषि की किस्मत बहुत बढ़िया थी, ऑफिस में बिजी होने के बाद भी शाश्वत उसका मैसेज देख लेता है और वो समझ जाता है कि जरूर ऋषि किसी मुसीबत में पड़ गया है। फिर वो जल्दी से ऋषि की माँ के पास फोन करके उनसे सारी जानकारी लेता है और फिर जब वो ऋषि के नंबर पर फोन करता है तो तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि उसका फोन मिलता ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि ऋषि को चलते चलते बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। फिर वो नदी की तरफ जाने लगता है, लेकिन कोयल उसको कहती है कि तुम नदी के किनारे पर मत जाओ, हो सकता है कि पुलिस हम पर नजर रख रही हो, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करती हूँ। फिर कोयल पानी की तलाश करने के लिए निकल जाती है।
जब वो थोड़ी देर तक वापस नहीं आती तो ऋषि उठकर नदी की तरफ चला जाता है। तभी थोड़ी ही दूरी पर बैठा ऑफिसर ऋषि को देख लेता है और दयाल के ऑर्डर के बिना ही ऋषि पर गोली चला देता है, लेकिन गोली एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से ऋषि बच जाता है। फिर दयाल चिल्लाते हुए ऑफिसर को कहता है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना गोली कैसे चलाई। अब उन लोगों को पता चल गया होगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। तभी गोली की आवाज सुनकर ऋषि, प्रफुल्ल और कोयल तीनों ही भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते एक सुरक्षित जगह पर आकर रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिसोर्ट में शाम की पार्टी का प्रोग्राम शुरू हो गया था। दमन और तेजी दोनों ही उदास थे क्योंकि रिंकू की वजह से उन दोनों को जबरदस्ती पार्टी में आना पड़ा। दूसरी तरफ रात हो जाने पर कोयल ऋषि और प्रफुल्ल को कहती है कि तुम दोनों आराम से सो जाओ, मैं जाग कर पहरा दूंगी, फिर सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फिर जब ऋषि सो जाता है तो प्रफुल्ल चुपचाप से उसका फोन निकाल लेता है। फिर वो टॉयलेट का बहाना करके साइड में चला जाता है और वहाँ से होटल में फोन करता है। वो रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि क्या आप मेरी बात वीडियो बनाने वाली टीम से करवा सकती हैं? मैं उनका दोस्त हूँ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर रिसेप्शनिस्ट जल्दी से सलोनी को बुलाती है। फिर जब सलोनी उससे बात करने लगती है तो रिंकू भी उनकी बातें सुन लेता है। प्रफुल्ल सलोनी को कहता है कि मैडम, मैं आपके दोस्त के साथ जंगल में फंसा हूँ। इस समय हम रिसोर्ट से 10 किलोमीटर दूर जंगल में हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाल रंग की दीवार है, हम उसी के पास छुपे हैं, आप कुछ भी करके हमें बचा लीजिए। फिर सलोनी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आ रही हूँ। फिर रिंकू सलोनी को रोकने की बजाय अपने आदमियों को कहता है कि कोई भी कुछ नहीं करेगा, वो जहां भी जाना चाहती है जाने दो। जब सलोनी होटल से चली जाती है तो रिंकू दयाल को कॉल करके कहता है कि लड़की यहाँ से निकल गई है, जब वो उन तीनों के पास पहुंच जाए तो तुम उन सभी को मार देना। तभी हम घोष को देखते हैं जो होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी उसको वीडियोग्राफर टीम मिल जाती है और ऋषि भी उनके ही साथ था। ऋषि का स्केच वीडियो की फुटेज वाले लड़के से बिल्कुल मैच कर रहा था, इसलिए घोष समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने पुलिस स्टेशन में कॉल करके मर्डर की खबर दी थी। फिर घोष लकी को बुलाता है और पूछता है कि क्या इसी लड़के ने हमला किया था। लकी जवाब देता है हाँ, ये वही लड़का है जिसने लवली को मारा था। फिर घोष लकी को लेकर सीधा रिसोर्ट के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम सुरेंद्र को देखते हैं जो पार्टी में फिर से ड्रामा कर रहा था। स्टेज पर आकर वो सभी को कहता है कि मेरा बेटा तेजी से शादी करके अमेरिका सेटल हो जाएगा, जिसके बाद मेरा यहाँ का पूरा बिजनेस रिंकू संभालेगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें। इतना कहकर वो स्टेज से उतर जाता है, लेकिन तभी तेजी स्टेज पर आ जाती है और सुरेंद्र को कहती है कि पापा जी, आपने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें। आप चिंता मत कीजिए, मैं और दमन शादी के बाद अमेरिका नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहकर रिंकू के साथ आपका बिजनेस संभालेंगे। ये बात सुनकर दमन के परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि तेजी ये सब क्यों कर रही है। इतने में घोष भी रिसोर्ट पहुंच जाता है। तभी लकी पार्टी में आकर रिंकू को सारी बात बता देता है। तभी घोष अपने साथ आए एक ऑफिसर को करके कहता है कि तुम अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो और फिर चुपचाप से कार में जाकर बैठ जाओ। तभी थोड़ी देर बाद रिंकू वहां पर आकर घोष पर चिल्लाने लगता है कि आप बार बार हमें परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो। घोष कहता है कि मैं एक बार फिर से आपकी वीडियोग्राफर टीम से मिलना चाहता हूँ, लेकिन इस बार रिंकू कहता है कि आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो अपना काम खत्म करके घर चले गए हैं। घोष कहता है कि क्या मैं अंदर जाकर एक बार पर्सनली चेक कर सकता हूँ। रिंकू कहता है कि आपके पास सर्च वारंट नहीं है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ से फूट लो। इतने में वहाँ पर सुरेंद्र भी आ जाता है। फिर वो दारू के नशे में घोष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और साथ में उसको जान से मारने की धमकी भी दे देता है। फिर घोष जल्दी से अपने डिपार्टमेंट में कॉल करके ऑफिसर को कहता है कि आप अभी की अभी हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन भिजवा दीजिए कि मुझे ऑन ड्यूटी फिजिकली असॉल्ट किया गया है और मारने की धमकी भी दी गई है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार रिसोर्ट का ओनर होगा जिसका नाम सुरेंद्र है, और मैं आपको एक वीडियो भी भिजवा रहा हूँ जिससे मेरी बात सच साबित होगी। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। फिर ये बात सुनकर रिंकू घोष को कहता है कि सर, आप इतनी जल्दी फैसला मत लीजिए, जो कुछ भी हुआ है हम दोनों इसके बारे में बैठकर बात करते हैं। लेकिन घोष उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और कहता है कि आपके पापा ने मुझे ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारा है, इसलिए अब मुझे उनको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन में आकर करना। और इतना कहकर घोष सुरेंद्र को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ दमन तेजी को कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। हमने फैसला किया था कि हम लोग शादी करके अमेरिका चले जाएंगे, लेकिन अब तुम यहाँ पर रहना चाहती हो। मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। फिर तेजी कहती है कि अब मेरा मन बदल गया है,
मैं तुम्हारी फैमिली के साथ रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। तभी रिंकू का एक आदमी वहाँ पर आता है और दमन को कहता है, भैया आप जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए क्योंकि आपके पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब ये बात सुनते ही दमन के होश उड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम देखते हैं सलोनी प्रफुल्ल की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई थी और वहां पर उसको प्रफुल्ल भी मिल जाता है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि सलोनी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसको पता था कि रिंकू ने अपने आदमियों को उनके पीछे लगा दिया होगा। अब इस बात से कोयल भी बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। फिर वो सभी जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सलोनी ऋषि को कहती है कि यार मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है और मेरी हेल्प सिर्फ रिंकू ही कर सकता है। प्लीज तू मेरे साथ रिंकू के पास चल। मुझे बस उसको ये भरोसा दिलाना है कि तू मर्डर के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगा और अगर सब कुछ सही रहा तो तेरी जान भी बच जाएगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। ये बात सुनकर ऋषि गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहता है, तुझे कुछ दिख नहीं रहा क्या? वो हमें मारना चाहता है। तुम कुछ भी कर लो, वो तुमको जान से मारकर ही चैन की सांस लेगा। सलोनी कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा ये आइडिया पसंद नहीं आया तो तुम बस रिंकू से कॉल पर बात कर लो, शायद वो हमारी बात मान ले। फिर काफी बार समझाने पर ऋषि इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ घोष सुरिंदर को पुलिस स्टेशन में ले जाकर जेल के अंदर बंद कर देता है। तभी वहां पर रिंकू भी पहुंच जाता है, लेकिन घोष उसको पुलिस स्टेशन के अंदर ही नहीं घुसने देता और कहता है कि सिर्फ दमन ही पुलिस स्टेशन के अंदर आ सकता है। फिर रिंकू पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होकर अपने भाई दमन का इंतजार करने लगता है। इतने में उसके पास सलोनी का फोन आ जाता है। वो रिंकू को कहती है कि सर, मैंने ऋषि को ढूंढ लिया है और वो अब आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। मैंने उसको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर ऋषि भी फोन पर हाँ कह देता है। फिर सलोनी कहती है कि सर, मैं ऋषि को कल आपके पास ले आऊंगी, बस आपको मुझे उन सब के बदले एक खोखा देना होगा। फिर रिंकू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया कैश में देने के लिए तैयार हूँ। फिर फोन काटने के बाद ऋषि सलोनी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। सलोनी कहती है कि वो तो बस कहने की बात थी, 1 करोड़ रुपए आते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे तभी ऋषि के पास शाश्वत का फोन आता है। फिर जैसे ही ऋषि कॉल उठाता है तो दयाल के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। फिर वो सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब शाश्वत भी गोलियों की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ऋषि इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, इसलिए वो खुद मनाली के लिए रवाना हो जाता है। इस समय ऋषि और उसके साथी लगातार जंगल में भागते जा रहे थे। तभी दयाल का एक आदमी प्रफुल्ल पर गोली चला देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर कोयल को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था, इसलिए वो ऋषि के साथ भाग जाती है। उन लोगों के जाने के बाद दयाल रिंकू को कॉल करके बताता है कि हमने उन तीनों में से एक आदमी को मार डाला है। फिर रिंकू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जिसको तुमने मारा है उसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम बाकी के लोगों को मार दो। और इतना कहकर वो फोन काट देता है। इतने में दमन और तेजी भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर रिंकू दमन को गुस्से में कहता है कि भैया आप तेजी को घर पर भेज दो, लेकिन दमन कहता है कि वो मेरे साथ ही रहेगी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इतने में वहाँ पर घोष आ जाता है। फिर वो दमन को कहता है कि मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आप अंदर चलिए, मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताता हूँ। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के बाद घोष दमन को ऋषि की फोटो दिखाता है और पूछता है कि बताओ ये लड़का कौन है, इसका क्या नाम है और ये इस वक्त कहाँ पर है, मुझे ये सब कुछ जानना है। फिर दमन ऋषि का फोटो देखकर हैरान रह जाता है और कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि सुनील घोष के पास आता है और कहता है कि सर आपके सीनियर अभिजीत का फोन आया है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर अभिजीत घोष से पूछता है कि क्या तुमने सुरिंदर को असोल्ट केस में अरेस्ट कर लिया है। घोष कहता है सर उसने मुझे ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारा था, इसलिए मैंने उसको अरेस्ट कर लिया। मैंने आपके पास एक वीडियो भी भिजवाई है जिसमें वो मुझे थप्पड़ मारते हुए साफ साफ नजर आ रहा है। फिर अभिजीत कहता है कि मेरे पास कोई वीडियो नहीं आई, तुम सुरिंदर को जेल से रिहा कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये बात सुनकर घोष जल्दी से उस ऑफिसर को बुलाता है जिसने वो वीडियो शूट की थी। ऑफिसर कहता है कि सर मैंने वो वीडियो आपके
फोन पर सेंड की थी और उसके बाद मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। फिर घोष गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे बस वीडियो को डिपार्टमेंट को सेंड करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसको डिलीट कर दिया। अब ये बताओ कि मेरा फोन कहाँ पर है? मैं उसको अभी टेबल पर छोड़कर गया था। दरअसल घोष को उस समय अपना फोन ही नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरी की पूरी चाल रिंकू चल रहा था, जिसमें उसका साथ सुनील दे रहा था। उसी ने घोष के फोन को भी गायब करवा दिया था। फिर अभिजीत घोष को कहता है कि देखो, जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम सुरेंद्र को छोड़ दो और मैं उसको पकड़ने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र को छोड़ दिया जाता है और फिर वो अपने बेटे रिंकू के साथ रिजॉर्ट में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ ऋषि भी सलोनी और कोयल को लेकर जंगल से होते हुए रोड पर पहुंच जाता है और फिर वो सभी एक आदमी पर हमला करके उसकी कार छीन लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं दमन की पूरी फैमिली आपस में झगड़ रही थी। तभी तेजी सुरेंद्र को कहती है कि पापा, अगर रिंकू ने दमन को ये बात बताई होती कि पुलिस वाले आपको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, तो शायद दमन आपको अरेस्ट होने ही नहीं देता। लेकिन रिंकू तो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहता है। अगर वो पूरी फैमिली के साथ मिलकर काम करे तो हम लोग सभी मुसीबतों से लड़ सकते हैं। दरअसल तेजी सुरेंद्र और रिंकू के बीच में फूट डलवाना चाहती थी ताकि वो दमन के परिवार को बर्बाद कर सके, और इतना कहकर तेजी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ऋषि भी सभी को लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया था, जहां शाश्वत उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। इस समय उसकी मैनेजर एलिस भी उसके साथ थी। फिर ऋषि शाश्वत को वो पूरी कहानी बताता है जो उसने अब तक देखी थी। शाश्वत ये पूरी बात फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और अब तक वो भी समझ चुका था कि रिंकू बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर शाश्वत ऋषि को समझाता है कि तुम और कोयल दोनों ही अकेले विक्टिम हो जिसको ये पूरी कहानी पता है, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। अगर तुम अपनी कहानी न्यूज पर बताना चाहते हो तो पुलिस वाले सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेंगे, क्योंकि रिंकू ने बड़ी ही चालाकी से 2 मर्डर का इल्जाम तुम पर डाल दिया है और फिर तुमको कोई इंसाफ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और रिंकू बहुत ही ताकतवर इंसान है। फिर सलोनी कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। हम ऋषि और कोयल का स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड करके रिंकू के पास भेजेंगे और कहेंगे कि अगर तुमने हमें 1 करोड़ रुपया नहीं दिया तो हम ये पूरी वीडियो न्यूज में दे देंगे और तुम्हारे मर्डर वाली कहानी वायरल कर देंगे। फिर शाश्वत कहता है कि शायद ये आइडिया काम कर सकता है। दूसरी तरफ रिंकू दयाल से बात कर रहा था। दयाल बताता है कि वो सभी लोग एक आदमी की कार छीनकर वहां से भाग गए हैं। फिर रिंकू जल्दी से लकी को बुलाता है और कहता है कि ऋषि मनाली से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने आदमी हर जगह फैला दो। अगली सुबह जब रिंकू अपने रूम में बैठा था तो उसके पास शाश्वत का फोन आता है और वो रिंकू को कहता है कि मैंने तुम्हारे कमरे के बाहर एक इन्वेलप छोड़ा है और उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फिर से फोन करूंगा। फिर रिंकू को इन्वेलप के अंदर एक पेन ड्राइव मिलती है। उसको चेक करने पर रिंकू को पता चलता है कि उसके अंदर ऋषि और कोयल का स्टेटमेंट था। ये देखकर रिंकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी थोड़ी ही देर बाद शाश्वत रिंकू को फिर से फोन करता है और पूछता है कि तुमने क्या फैसला किया। फिर रिंकू कहता है कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में वक्त लगता है, ये कोई छोटी रकम नहीं है, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा। फिर रिंकू घोष के पास जाता है और कहता है कि सर, आपको डांस करने वाली लड़की चाहिए और मुझे वो लड़का, इसलिए क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर उनको ढूंढें। इसमें हम दोनों का ही फायदा है। वैसे भी आप कुछ महीनों बाद रिटायर होने वाले हो। अगर जाने से पहले आप एक अच्छा केस सॉल्व कर दोगे तो डिपार्टमेंट में आपकी काफी इज्जत होगी। अब घोष को भी ये डील सही लगती है, इसलिए वो रिंकू की बात मान जाता है और इसी के साथ 8वें एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड की शुरुआत में हम लकी को देखते हैं। वो बस स्टैंड की उसी मोबाइल रिपेयर शॉप पर खड़ा था जहां से ऋषि ने अपने फोन को सही करवाने की कोशिश की थी। दरअसल इस मोबाइल शॉप का मालिक टिम्मा रिंकू और लकी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। फिर लकी अपना फोन सही करवाते समय टिम्मा से मनाली के टूरिस्ट क्राउड के बारे में बात करता है। टिम्मा बताता है कि कल यहाँ पर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी आया था। ये बात सुनकर लकी उसको कहता है कि क्या तुम मुझे उस हेलीकॉप्टर से जुड़ी कोई और जानकारी दे सकते हो। फिर टिम्मा लकी को सब कुछ बता देता है। दरअसल दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर शाश्वत का था जो ऋषि को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से ही मनाली आया था। तभी हम देखते हैं कि रिंकू का एक आदमी उसके पास आकर बताता है कि भैया, हमने मनाली के हर एक होटल को अच्छे से चेक करवा लिया है। शाश्वत नाम के आदमी ने एक भी कमरा बुक नहीं किया। फिर रिंकू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लकी टिम्मा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और ये वही जगह थी जहां पर शाश्वत सभी के साथ रुका हुआ था।
फिर लकी जब वहां पर छानबीन करने के लिए जाता है तो उसको सलोनी और ऋषि बालकनी में बातें करते हुए दिख जाते हैं। फिर वो उन दोनों को देखकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टिम्मा अपने घर पर बैठकर एक लड़की की फोटो देख रहा था। दरअसल इस लड़की का नाम है मुस्कान और ये रिंकू की रिश्तेदार है। टिम्मा इस लड़की को बहुत ही पसंद किया करता था, इसलिए उसने अपने रूम के अंदर हर जगह मुस्कान की ही फोटोज लगा रखी हैं। जब वो उसकी फोटो देख रहा था तो उसको टीवी पर एक न्यूज दिखाई देती है जिसमें ऋषि पर रिसोर्ट वाले मर्डर का इल्जाम लगाया जा रहा था। फिर ऋषि की फोटो देखकर टिम्मा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसका फोन वो सही करने वाला था उसने किसी लड़की का मर्डर किया है। दूसरी तरफ दमन और तेजी की शादी का प्रोग्राम चल रहा था। फिर वो दोनों फेरे लेना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर रिंकू बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि आखिरकार उसके भाई की शादी हो ही गई और एक मुसीबत तो उसके गले से टली। अगले सीन में हम घोष को देखते हैं जो मीडिया को बताता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन लगभग खत्म हो गई है। ऋषि नाम का एक लड़का सुंदरबन में मौजूद गैंग के लिए काम करता है। उस गैंग ने ऋषि को मनाली भेजा ताकि वो डांस करने वाली लड़कियों को मार सके और उस गैंग के कहने पर ही लड़कियों ने एंटी पोचिंग स्क्वाड के एक ऑफिसर को जिसका नाम सरकार था जंगल में मार डाला। फिर जब उस गैंग को पता चला कि हम उन दोनों लड़कियों को पकड़ने जा रहे हैं तो उस गैंग ने खुद को बचाने के लिए ऋषि को वहां पर भेजा ताकि वो उन लड़कियों को मारकर सारा मामला निपटा दे। फिर वो मनाली पुलिस का भी धन्यवाद करता है क्योंकि उन्होंने हर तरीके से उसके साथ सर्च ऑपरेशन में साथ दिया। दूसरी तरफ टिम्मा जिसको अभी भी टीवी न्यूज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपना लैपटॉप खोलता है और उसमें स्टोर किया हुआ ऋषि के फोन का डाटा चेक करने लगता है। दरअसल टिम्मा की एक आदत थी कि वो जिसका भी फोन सही किया करता था उसके फोन का डाटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता था, जो कि बहुत बुरी आदत थी। तभी तो भाई साहब एमएमएस लीक होते हैं, जरा ध्यान रखा करो इस बात पर। खैर डाटा चेक करने के बाद टिम्मा को पता चलता है कि असली कातिल ऋषि नहीं बल्कि रिंकू का बाप सुरिंदर है क्योंकि उसके लैपटॉप में मर्डर वाली रात का फुटेज भी आ गया था। दूसरी तरफ ऋषि और उसके बाकी के साथियों को भी न्यूज देखकर ये बात पता चल जाती है कि ऋषि के ऊपर मर्डर केस का इल्जाम लगा दिया गया है। और यही नहीं, रिंकू ने ऋषि के पकड़े जाने पर 50 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। ये सब देखकर शाश्वत कहता है कि हम लोगों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, हमें अभी की अभी दिल्ली निकलना होगा और वहां जाकर ही हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। जिस समय ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तो वहां पर लकी और घोष अपने आदमियों के साथ पहुंच जाते हैं और उनको देखकर सब लोग भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग जंगल में जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ टिम्मा भी एक इन्वेलप लेकर रिसोर्ट पहुंचता है, लेकिन वहां का गार्ड उसको अंदर ही नहीं जाने देता और कहता है कि रिंकू सर अभी बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए तुम उनसे नहीं मिल सकते। फिर टिम्मा इन्वेलप गार्ड के हाथ में थमाकर कहता है कि ये बहुत जरूरी है, इसको रिंकू भैया तक पहुंचा देना। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसको एक रूम के अंदर से आवाज आती है और जब वो रूम के अंदर झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर मुस्कान और रिंकू आपस में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर टिम्मा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो मुस्कान से प्यार किया करता था। फिर वो गुस्से में अपने घर आता है और किसी तरह सलोनी का नंबर ढूंढकर उसको फोन करता है। दूसरी साइड से वो फोन शाश्वत उठाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। फिर टिम्मा जवाब देता है कि आपका दोस्त ऋषि एक बार मेरी दुकान पर फोन ठीक करवाने के लिए आया था। मेरे पास एक वीडियो है जिससे ऋषि बेकसूर साबित हो सकता है। ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर शाश्वत जल्दी से टिम्मा को अपनी लोकेशन बता देता है। दूसरी तरफ रिंकू जब वो इन्वेलप खोल कर देखता है तो उसको उसमें एक फोटो मिलती है जिसके अंदर सुरिंदर डांसर पर गन ताने खड़ा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि टिम्मा के पास मर्डर वाली रात की वीडियो है। फिर वो टिम्मा को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन तब तक टिम्मा अपने घर से निकल चुका था और जल्दी ही वो शाश्वत की लोकेशन पर भी पहुंच जाता है। फिर वो सभी को मर्डर वाली रात का वीडियो दिखा देता है। फिर सलोनी कहती है कि इसका इस्तेमाल करके हम ऋषि को तो बचा ही सकते हैं और साथ में मेरी डील भी पूरी कर सकते हैं। फिर शाश्वत सभी के फोन पर उस वीडियो को सेंड कर देता है, जिसके बाद वो रिंकू को कॉल करके कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हो गया है, मैंने तुझे एक वीडियो सेंड की है, तू जल्दी से उसको देख। अब तू और तेरे परिवार वाले दुनिया भर में फेमस होने वाले हो। फिर रिंकू कहता है कि मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपनी लोकेशन बता दो। फिर शाश्वत उसको अपनी लोकेशन बता देता है और रिंकू उससे मिलने के लिए आता है। उस समय सलोनी भी शाश्वत के साथ खड़ी थी
और बाकी के लोग एक दीवार के पीछे छुपे हुए थे। रिंकू कहता है कि मैंने तुम्हारे न्यूज चैनल के हेड से बात कर ली है और हम इस पूरे मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। मैंने तुम्हारे बॉस को 10 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें से 3 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं। और फिर वो सलोनी को कहता है कि मैंने तुम्हारे हिस्से के 1 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर जब वो लोग अपना अकाउंट चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि रिंकू एकदम सही बोल रहा है। फिर वो शाश्वत को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऋषि के बदले किसी दूसरे लड़के को मर्डर के इल्जाम में फंसा दूंगा। अब ऋषि भी आसानी से यहाँ से जा सकता है, कोई भी पुलिस वाला उसको हाथ तक नहीं लगाएगा। लेकिन मुझे बस एक बार ऋषि से मिलना है, मैं उसको भी कुछ पैसे देना चाहता हूँ और बदले में मुझे उससे एक पेपर पर साइन चाहिए ताकि मैं इस बात का सबूत ले सकूं कि वो पुलिस के सामने कुछ भी नहीं बोलेगा और जो कुछ उसने अभी तक पुलिस को कहा है वो भी झूठ है। लेकिन शाश्वत कहता है कि तुम वो पेपर मुझे दे दो, मैं यहाँ से जाने से पहले ऋषि से साइन करवाकर तुम्हें ये पेपर वापस दे दूंगा। लेकिन रिंकू तो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं ऋषि से खुद साइन लूंगा, तुम बस एक बार उसको मेरे सामने लेकर आओ। फिर उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर सलोनी कहती है कि तुम लोग छोटी सी बात पर लड़ाई क्यों कर रहे हो, ऋषि वहाँ दीवार के पीछे खड़ा है, मैं अभी बुलाती हूँ। ये पता चलते ही रिंकू अपने आदमी को ऋषि पर हमला करने के लिए कहता है। फिर दीवार के पीछे खड़े लोग भागने लगते हैं। तभी ऋषि देखता है कि रिंकू के आदमी कोयल को भी अपना निशाना बना रहे हैं। फिर वो उसको बचाने के लिए सभी का ध्यान भटकाने लगता है और इसी दौरान उसके पांव पर 2 गोलियां लग जाती है। फिर रिंकू शाश्वत को कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा और एक बात याद रखना, अगर वो वीडियो न्यूज पर लाइव आ गई तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करवा दूंगा। फिर ये धमकी देने के बाद रिंकू नीचे आता है। उस समय ऋषि नदी के किनारे पर गिरा पड़ा था। फिर वो अपनी गन निकालकर पहले अपने हाथ पर एक गोली मारता है ताकि वो मीडिया के सामने ये बात बोल सके कि ऋषि ने उस पर हमला किया था और फिर वो ऋषि को शूट कर देता है। ये सब देखकर शाश्वत और वो बेवकूफ सलोनी रोने लगते हैं क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ था सलोनी के कारण हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कोयल भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन शाश्वत की मैनेजर एलिस उसको संभाल लेती है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं सुरिंदर टीवी पर न्यूज देख रहा था और उसको पता चलता है कि आखिरकार ऋषि की मौत हो गई है। तभी थोड़ी देर बाद टीवी पर रिंकू की भी न्यूज आती है जिसमें वो मीडिया वालों को बता रहा था कि ऋषि ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की जिसके कारण मैं घायल हो गया। उस समय मेरा बचाव करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन तभी वहां पर डीएसपी घोष आ गए और उन्होंने ऋषि को शूट करके मुझे बचा लिया। मेरे हिसाब से इनको इस काम के लिए एक मेडल तो मिलना ही चाहिए। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिंकू सुरिंदर को फोन करता है और कहता है कि पापा मैंने ऋषि को ठिकाने लगा दिया है, अब बस वो डांस करने वाली लड़की बची है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको भी जल्दी ही पकड़ लूंगा। फिर वो अपने पापा से पूछता है कि आपने तेजी के बारे में क्या सोचा। ये बात सुनकर सुरिंदर कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी दमन के साथ शादी हो गई है और अगर शादी से पहले हम उसको ठिकाने लगा देते तो हमारे लिए सही रहता। लेकिन फिर रिंकू कहता है कि पापा अभी भी देर नहीं हुई, हम उसको अभी भी ठिकाने लगा सकते हैं और ये काम आप मुझ पर छोड़ दो। इस समय तेजी और दमन भी टीवी पर न्यूज देख रहे थे। फिर तेजी दमन को कहती है कि मुझे लगता है कि ऋषि से अगला नंबर मेरा होगा क्योंकि रिंकू जानता है कि ऋषि की मौत पर मैं चुप नहीं बैठूंगी, इसलिए वो मुझको मारने की कोशिश जरूर करेगा। फिर दमन कहता है कि तुम इन सब फालतू बातों को सोचना बंद करो, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि लकी सलोनी की पूरी टीम के साथ साथ शाश्वत को भी घर वापस भेज देता है। तभी दयाल घोष को कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, अब आप हमारे साथ हैं, हमारी टीम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, हम जल्दी ही उस लड़की को पकड़ लेंगे। लेकिन तभी दयाल के पास एक ऑफिसर का फोन आता है। वो बताता है कि सर हमने लड़की को अभी अभी जंगल की तरफ भागते हुए देखा है और इस समय हम उसका पीछा कर रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। फिर फोन काटने के बाद दयाल घोष को कहता है कि सर हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है, हम जल्दी से जल्दी उस लड़की को पकड़ लेंगे। फिर घोष कहता है कि मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपके लिए दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं मुस्कान रिंकू से पूछती है कि क्या तुमने उस वीडियो बनाने वाली लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। फिर रिंकू कहता है हाँ मैंने ऐसा किया था, लेकिन मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी गलती से मुस्कान का हाथ अपने फोन पर टच हो जाता है जिसके कारण उसके पापा को कॉल लग जाती है। अब आप भी ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस लड़की के पापा कोई और नहीं बल्कि दयाल हैं।
फिर रिंकू मुस्कान को कहता है कि तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम ही से शादी करूंगा। ये बात इस समय दयाल भी सुन रहा था। तभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी रिंकू जैसे आदमी के साथ शादी करे। फिर वो गुस्से में फोन काट देता है और अपने काम पर चला जाता है। फिर मुस्कान रिंकू को कहती है कि तुम मुझे अपने घर की रानी बनाने की बात करते हो, लेकिन असली रानी तो तेजी है। ये बात सुनकर रिंकू कहता है कि तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो मुस्कान को सीधा सुरेंद्र के पास लेकर जाता है और कहता है कि पापा, इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर सुरेंद्र बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फिर सुरेंद्र रिंकू से पूछता है कि क्या तुमने तेजी को ठिकाने लगा दिया है। रिंकू कहता है, पापा आप इसकी चिंता मत कीजिए, ये काम भी जल्दी हो जाएगा। फिर सुरेंद्र उन दोनों को आशीर्वाद देता है और फिर मुस्कान अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पर दमन भी आ जाता है। वो रिंकू को कमरे से बाहर लाकर कहता है कि तुम एक बात याद रखना, अगर तेजी को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। लेकिन रिंकू शाना बनकर कहता है, भैया मैं तेजी को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा, वो तो मेरी भाभी है ना, और मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं उनकी हिफाजत करूं। ये बात सुनकर दमन गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सलोनी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ लड़ रही थी। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने अपना पैसा तो ले लिया है, लेकिन इसके बदले में तुमने ऋषि की जान ले ली। तुम बहुत ज्यादा बुरी हो और जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारी ही गलती है। फिर शाश्वत चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग सलोनी पर सारा इल्जाम मत थोपो, क्योंकि तुम लोग पूरी कहानी नहीं जानते। असली सच्चाई तो ये है कि रिंकू बहुत ताकतवर है और हम लोग उसके सामने मजबूर थे, क्योंकि अगर हम उसका साथ नहीं देते तो वो हमारी फैमिली को भी मरवा देता। अगले सीन में हम देखते हैं घोष अपने रूम में बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहाँ पर कोयल आ जाती है और कोयल को देखकर घोष के होश उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई हो तो इससे तुम और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। लेकिन कोयल कहती है कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैंने ही सरकार को मारा था। घोष पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर कोयल उसको सारी सच्चाई बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तो सरकार सुंदरबन जंगल में आया करता था। वो गलत तरीके से जानवरों को मारकर बेच दिया करता था और इस तरह से खूब पैसे कमाता था। लेकिन वो हमारे गांव के लोगों के लिए खाना भी लेकर आया करता था। लेकिन इस बात से वो सही साबित नहीं होता, बल्कि उसके इरादे गलत थे। एक दिन वो मुझे खाना देने के बहाने बोट पर ले गया और वहां उसने जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम कर दिया और मुझे धमकी भी दी कि मैं ये बात किसी को भी ना बताऊं। मैंने डर के मारे ये बात अपने परिवार को भी नहीं बताई, क्योंकि सरकार की वजह से हमारे पूरे गांव वालों को अच्छा खाना मिला करता था। लेकिन वो उस दिन ही नहीं टला, उसने और भी कई बार मेरे साथ गलत काम किया। लेकिन फिर मैंने उससे बचने का रास्ता ढूंढ लिया। जब भी सरकार हमारे गांव में आता था मैं जंगल में जाकर छुप जाती थी और पूरी रात वहीं पर बिताती थी। जब मैं घर वापस जाती थी तो मुझे अपने घर वालों से डांट भी पड़ा करती थी, लेकिन मैं उनकी बात अनसुनी कर दिया करती थी। मेरे बार बार गायब हो जाने की वजह से सरकार ने मेरा पीछा छोड़ दिया। लेकिन फिर उसने दीपिका दीदी को अपना निशाना बनाया और उनको भी मेरी तरह परेशान करने लगा। फिर मैं दीपिका दीदी को भी अपने साथ जंगल में ले जाने लगी। हम दोनों वहाँ पर एकदम सुरक्षित थे। फिर कुछ दिनों बाद सरकार का किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया। फिर हमारे 3-4 साल तो अच्छे से गुजरे, लेकिन 4 साल बाद वो फिर से सुंदरबन में आ गया और एक बार फिर से वो सब कुछ वैसे ही करने लगा। वो छोटी लड़कियों को अपना शिकार बनाया करता था और लड़कियां उससे बहुत डरा करती थी। लेकिन अब तक मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए वो मुझे नहीं पहचान पाया। फिर एक दिन मैंने उसका पीछा किया और मुझे पता चला कि वो किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहा है। इसलिए मैं उसके कमरे में गई और उसके गले पर वार करके उसको मार दिया। फिर मैंने ये बात अपनी दीपिका दीदी को भी बता दी। फिर उन्होंने मेरा सरकार की लाश को ठिकाने लगाने में साथ दिया और हम दोनों मिलकर उनकी लाश को जंगल के पीछे वाले इलाके में फेंक आए। फिर हम दोनों ने ये तय किया कि हम दोनों ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कहीं और चले जाएंगे। फिर दीपिका दीदी ने प्रफुल्ल भैया से बात की और हम दोनों डांस करने के लिए यहाँ पर आ गए। अब ये सारी कहानी सुनकर घोष को कोयल के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसको कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमको इंसाफ जरूर मिलेगा। हम मीडिया की पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारी कहानी को सबके सामने लाएंगे। फिर कोयल कहती है कि आप मुझे तो उन सब से बचा लोगे, लेकिन दीपिका दीदी की मौत का बदला कैसे लोगे जिन्होंने उनको मारा है।
उनको सजा कैसे मिलेगी। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेती। इतने में दयाल भी कोयल को ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर वो अपने एक ऑफिसर को गोली चलाने का ऑर्डर देता है। गोली सीधी कोयल के पेट में जाकर लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर दयाल अंदर आता है और घोष को कहता है, सर आप पीछे हट जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना होगा। लेकिन तभी घोष दयाल के सिर पर गन तानते हुए कहता है कि मुझे ये लड़की जिंदा चाहिए। फिलहाल आप डॉक्टर को बुलाओ, मैं इस लड़की को जिंदा वापस लेकर जाऊंगा। तभी कुछ ही देर में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाती है। फिर डॉक्टर कोयल का इलाज करके उसकी कंडीशन को स्टेबल करते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर रिंकू भी पहुँच जाता है। फिर वो घोष को कहता है कि सर आप मेरी बात मानिए, अगर इस लड़की ने आगे चलकर सारी सच्चाई बता दी तो हम दोनों ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए इसका मरना ही सही रहेगा। लेकिन घोष कहता है कि इस लड़की के ऊपर एक ऑफिसर के मर्डर का आरोप है, मुझे इसको जिंदा ही वापस ले जाना होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये लड़की आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। फिर रिंकू घोष को समझाता है कि सर ये लड़की जिंदा जाए या मुर्दा, आपके ऊपर तो मर्डर का आरोप लग ही चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर घोष गुस्से में कहता है कि हम दोनों की एक डील हुई थी, तुम्हें ऋषि चाहिए था जो कि तुम्हें मिल गया, लेकिन अब ये लड़की मेरे हाथ लगी है तो तुम अपनी डील को तोड़ रहे हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे ये लड़की ले जाने दो, मुझे फौरन इसको चंडीगढ़ पहुंचाना होगा। फिर रिंकू कहता है ठीक है सर आप जा सकते हो, मैं आपकी एम्बुलेंस तैयार करवाता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में घोष चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाता है और आईजी साहब के कहने पर घोष को सिक्योरिटी भी मिल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर मनाली चेक पॉइंट पर उनको रोक लिया जाता है, क्योंकि घोष के साथ आई सिक्योरिटी टीम वहां की लोकल पुलिस के साथ मिली हुई थी और ये सब रिंकू के कहने पर ही किया जा रहा था। सिक्योरिटी टीम अपनी कार को जानबूझकर पंचर कर देती है। फिर जब वो लोग चेक पॉइंट से आगे जाते हैं तो सिक्योरिटी टीम घोष को बताती है कि सर हमारी कार पंचर हो गई है, आप आगे आगे चलिए, हम जल्दी ही दूसरी कार लेकर पीछे आते हैं। तभी रिंकू अपनी कार में एम्बुलेंस के आगे आकर खड़ा हो जाता है और फिर घोष को कहता है कि सर इस लड़की को जिंदा छोड़कर मैं अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता, मुझे इसको मारना ही होगा। फिर जब वो एम्बुलेंस खोलकर कोयल को मारने के लिए जाता है तो उसको पता चलता है कि कोयल वहां पर है ही नहीं। फिर रिंकू समझ जाता है कि घोष ने उसको बेवकूफ बना दिया। इस समय कोयल किसी दूसरी ही एम्बुलेंस में थी और वो एम्बुलेंस तेजी चला रही थी, यानी कि अब तेजी भी घोष का ही साथ दे रही थी। अब हम सेकंड सीजन में देखेंगे कि तेजी कोयल को रिंकू से कैसे बचा पाती है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और अगर आप इसका सेकंड सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं वादा करता हूँ जल्दी ही इसका सेकंड सीजन लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।